सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रही है क्योंकि मैं अपने कॉलेज गई थी अपने एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर कुछ 2-3 दिन लग गए थे और मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई थी। इसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। और चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। फिर इम्पीरियल पैलेस में देखते हैं, कोई कहता है हिज मैजेस्टी ने आपको ऑडियंस देने के लिए हाँ कर दी है। फिर यूलिकियन जाते हुए सोचता है 2 घंटे तक मुझे बाहर बैठाए रखा, एक कप चाय तक ऑफ़र नहीं की, लेकिन फिर भी जितनी आसानी से मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा जल्दी उन्होंने प्राइवेट मीटिंग के लिए हाँ कर दी। एम्परर कहते हैं काफ़ी वक्त हो गया यूलिकियन। वो कहता है योर मैजेस्टी। यूलिकियन हम्बली ग्रीट्स यू। और रोनेंडन मैनर में देखते हैं, मैडी कहती है फिलिप आपके चेहरे का क्या हाल हो गया। फिलिप कहता है मिस मैडी आप यहाँ। मैडी कहती है हैं, अचानक से मुझे मिस मैडी क्यों बुला रहे हो, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। फिलिप कहता है आप यहाँ क्यों आई हैं। मैडी कहती है मैं 2 अंडे लाई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। उस छोटी सी औरत का थप्पड़ सच में बहुत ज़्यादा तेज़ था। फिलिप कहता है वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरी आपकी उम्र की एक ग्रैंड डॉटर है। मैडी कहती है अरे आपकी एज के लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रन होना तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, और यकीन मानिए ये ट्रिक सोच से ज़्यादा अच्छा काम करती है। क्या आपने कभी शादी नहीं की? अगर नहीं की तो माफ़ कीजिए, मैं गलत सोच लिया। फिलिप कहता है नहीं, मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ काफ़ी पहले गुजर गई और अब मेरे सारे बच्चे अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। मैडी कहती है सच कहूँ फिलिप, मुझे एक बात काफ़ी टाइम से जाननी थी। फिलिप कहता है पूछिए मिस मैडी। मैडी कहती है क्या हिज हाइनेस की लाइफ में मेरे अलावा कोई और औरत भी है? फिलिप कहता है दूसरी औरत। मैडी कहती है हिज हाइनेस ने मेरे से अभी तक कुछ नहीं कहा, बट मुझे फीलिंग आ रही है कि उनकी कोई दूसरी लवर भी है कहीं और रोते हुए कहती है अगर मुझे छोड़ा जाने वाला है तो मैं प्रीफर करूँगी कि मुझे पहले से ही पता हो। फिलिप कहता है मैं कसम खाकर कहता हूँ हिज हाइनेस की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और औरत नहीं है मिस मैडी। वो कहती है लेकिन कभी कभी वो खिड़की खोलकर साउथ की तरफ चुपचाप देखते रहते हैं और कुछ रातों में नींद में एस्ट्रेड का नाम भी बोलते हैं। मैं बचपन से ही बहुत लाइट स्लीपर हूँ क्योंकि मैं उसी तरह बड़ी हुई हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने वो सुना ही नहीं होता तो अच्छा रहता, और अगर मुझे रोनेंडेंस मैनर से लात मार के बाहर निकाल दिया गया तो मैं आपको टाइम टू टाइम लेटर भेजूंगी। अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं। फिलिप कहता है कोई और औरत तो नहीं है, लेकिन हिज हाइनेस की एक छुपा हुआ। मैडी चिल्ला के कहती है एक नीस, मुझे तो लगा था हिज हाइनेस इकलौते बेटे हैं। फिलिप कहता है ओ डियर मिस मैडी आपकी आवाज़ बहुत तेज़ है, पहले बैठ जाइए। हिज हाइनेस एक ट्विन सिस्टर के साथ जन्मे थे। मैडी कहती है लेकिन फिर किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं? सब लोग यही मानते हैं कि हिज हाइनेस इकलौते हैं। फिलिप कहता है असल में उनकी छोटी ट्विन सिस्टर पैदा होते ही एक डिसेबिलिटी के साथ जन्मी थी। मैडी फिर चिल्ला के कहती है क्या, कौन सी डिसेबिलिटी? मेरे से एक और अंडा टूट गया। फिलिप सोचता है अभी इनको बहुत कुछ सिखाना है और उसका हाथ साफ करते हुए कहता है देखिए आम लोग के लिए ये शायद छोटी बात है, लेकिन नोबल सोसाइटी में इसे बहुत बड़ा दाग माना जाता है। उनका लेफ्ट हैंड कभी खुल ही नहीं पाता था। अपनी बेटी को बचाने के लिए लेट क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस ने यह फैसला किया कि दुनिया को बता दिया जाए उनकी बेटी पैदा होते ही मर गई। इम्पीरियल पैलेस ने भी इस बात पर हाँ कर दी थी। बड़ी होने के बाद भी उनका लेफ्ट हैंड एक छोटे बच्चे के हाथ की तरह हमेशा बंद ही रहता था, इसीलिए पब्लिक को यही बताया गया कि वो जन्म के वक्त ही गुजर गई। हालांकि हर हाइनेस को बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी वो यहाँ हिज हाइनेस के साथ खुशी से रहती थी। लेकिन सब कुछ उस दिन बदल गया जब क्राउन प्रिंस हेडन की मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ दिन बाद लेट क्राउन प्रिंस के पैलेस में आग लग गई। मैडी कहती है व्हाट द हेल, तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस है? मुझे तो पक्का लगता है किसी ने जानबूझकर आग लगाई थी। फिलिप कहता है जी बिल्कुल। फॉर्चुनेटली आग बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतना तो साफ था कि किसी ने उसे जानबूझकर लगाया था। इस घटना के बाद
पहले से ही दुखी लेट क्राउन प्रिंसेस और भी ज़्यादा डर गईं। उन्हें लगा कि अगर उनकी बेटी के ज़िंदा होने की सच्चाई दुनिया को पता चल गई तो उसको भी मारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया कि उसे महल से बाहर भेज दिया जाए ताकि वो एक आम इंसान की तरह ज़िंदगी जी सके, क्योंकि वैसे भी उसके बारे में कोई जानता ही नहीं था। मैडी कहती है, तो आप कह रहे हैं कि बाद में उसकी शादी हुई और उसका एक बच्चा भी हुआ? फिलिप कहते हैं, जी शायद। मैडी कहती है, शायद? वो कहते हैं, वो लेट क्राउन प्रिंसेस ने जानबूझकर अपनी बेटी से हर तरह का रिश्ता तोड़ लिया था। उन्हें लगा इसी तरह वो सबसे ज़्यादा महफूज रहेंगी, और शायद उनका फ़ैसला सही था, क्योंकि उन्हें कभी ये तक खबर नहीं मिली कि उनकी बेटी बड़ी हो गई या उसकी शादी हो गई। मैडी कहती है, समझ गई, लेकिन फिर हिज हाइनेस को उसके बच्चे के बारे में कैसे पता चला? फिलिप कहता है, माफ़ कीजिए, इससे ज़्यादा बताने की मेरी हिम्मत नहीं है। बस इतना याद रखिए, इस वक्त हिज हाइनेस के लिए सबसे कीमती इंसान आप हैं, मिस मैडी। वो कहती है, मैं ये बात हमेशा याद रखूँगी, थैंक यू। और मैं भी हिज हाइनेस से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, इतना कि आसमान से भी ऊपर तक। जिस पल में मैंने उन्हें पहली बार देखा था। और याद करती है एक वाइट बाल वाला लड़का या आदमी, कुछ भी कह लो। वो कहता है, मैडी। मैडी कंटिन्यू करती है, पता नहीं क्यों लगा जैसे हम दोनों पहले से ही एक दूसरे के लिए बने हों। उसी पल मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगी। मैंने सोचा था आज तक जो कुछ भी मैंने चुराया है और आगे जो भी चुराऊँगी सब उन्हें दे दूँगी, चाहे किसी और की खुशियाँ चुरानी पड़ें। मैं उन्हें हमेशा खुश रखूँगी। हमारी नज़रें मिलते ही मैंने दिल ही दिल में कसम खा ली थी कि उनके फ्यूचर को प्रोटेक्ट मैं ही करूँगी। फिलिप सोचता है, गुडनेस, और कहते हैं, मिस मैडी, कृपया हिज हाइनेस का अच्छे से ख्याल रखना। अब मुझे समझ आ गया है हिज हाइनेस ने आपको ही क्यों चुना। फिर देखते हैं कैरेज में। यूलिकिन सोचता है, मैंने अब ये क्या पागलपन कर दिया। फिर देखते हैं 1 घंटे पहले। एम्परर कहते हैं, आर्चड्यूक यूलिकियन कुन रॉन्डेंस, अपना सर उठाओ, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। तुम दिन व दिन पिछले एम्परर की तरह दिखने लगे हो। पिछले एम्परर मतलब यूलिकियन के ग्रैंडफादर और यूलिकियन के फादर एम्परर नहीं थे, वो एक क्राउन प्रिंस थे। एम्परर बनने से पहले ही वो मर गए। एम्परर कहता है, मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन उनका पोता मुझसे ज़्यादा उन पर गया है। अगर लोग ये सुनेंगे तो ज़रूर हंसेंगे। यूलिकियन कहता है, आपके इतने बड़े शब्दों के लिए मैं आभारी हूँ, योर मैजेस्टी। और सोचता है, कितनी अजीब बात है, ये वही आदमी कह रहा है जिसने सिर्फ इसलिए लोगों को मरवा दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो लेट एम्परर जैसा नहीं दिखता। रपैडेट पैरागॉन रॉन्डेंस लास्ट एम्परर के दूसरे बेटे और गॉसिप का एक कांस्टेंट सब्जेक्ट भी हैं, क्योंकि उनके भाई से अलग वो अपने पापा से ज़्यादा अपनी मदर से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। शायद इसी मेंटल कॉम्प्लेक्स की वजह से गद्दी संभालते ही उसने उन सारी अफवाहों की जड़ ही ख़त्म कर दी, और उन लोगों में उसकी अपनी माँ एम्प्रेस दोवागर भी शामिल थीं। आखिर इतनी कमज़ोर और मुश्किल से चल पाने वाली औरत छत से लटक कर कैसे खुदकुशी कर सकती थी? लोग बस अंदाज़ा लगा सकते थे, बट ऐसा लगा था कि उनका मर्डर हुआ था। और कहता है, मैंने सुना आप एक बॉल होस्ट कर रहे हैं, योर मैजेस्टी। एम्परर कहता है, हाँ, मेरी बेटी प्रिंसेस मिली का 14 बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, और तुम्हें भी अटेंड करना पड़ेगा क्योंकि तुम उसके कज़न हो। यूलिकिन कहता है, मैं बिल्कुल करूँगा, लेकिन मेरे पास कोई है मैं जिससे प्यार करता हूँ, तो मैं लेडी सैलोमेट के साथ बॉल अटेंड नहीं कर सकता जिसको आपने भेजा था मेरे मैनर में। एम्परर कहता है, क्या उस स्लम वाली औरत की वजह से? तुमने मुझे निराश कर दिया यूलिकियन। तुम उसे चाहे जितना भी चाहो, लेकिन आर्चडची की तकदीर एक आवारा कुत्ते की जंजीर से कैसे बांध सकते हो? यूलिकियन कहता है, मेरा इरादा सिर्फ अपना परिवार बसाने का है और शांति से ज़िंदगी जीने का, ताकि मेरी वजह से योर मैजेस्टी की रेपुटेशन पर कोई दाग ना लगे। एम्परर कहता है, शांति से? तुम सच में सोचते हो कि एक इतनी खतरनाक औरत को अपने पास रखकर तुम आराम से ज़िंदगी जी पाओगे? हाउ रिडिकुलस। यूलिकियन सोचता है, तो एम्परर तक मैडी के बारे में सारी अफवाहें पहुंच चुकी हैं। कोई बात नहीं, मैं इतनी दूर आया ही इसीलिए था क्योंकि मुझे
पहले से अंदाज़ा था कि ऐसा ही होगा। ऐसे वक्त में मुझे भी मैडी की तरह बिल्कुल निडर और हिम्मत से काम लेना होगा। और अपनी एक्टिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, चाहे आप मेरे बारे में जो भी सोचें, मेरे दिल का फ़ैसला कभी नहीं बदलेगा। मैं मैडी से प्यार करता हूँ। एम्परर कहता है, मुझे यकीन है कि आप अच्छी तरह जानते हैं एक आर्चड्यूक के लिए उस औरत से शादी करने का क्या मतलब होता है, जिसकी कोई पहचान नहीं, कोई ठिकाना नहीं और जो पूरी ज़िंदगी एक आवारा मुसाफिर की तरह भटकती रही हो। तुम्हारे फादर। तभी यूलिकेन कहता है, मैं मैडी से एक आर्चड्यूक की हैसियत से नहीं बल्कि एक आम आदमी की तरह प्यार करता हूँ। अगर मेरे फादर आज ज़िंदा होते तो वो भी अपने बेटे के इस फैसले का साथ देते, क्योंकि मैं मैडी से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव मैडी। मैं मैडी से इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि इस वक्त भी उसकी याद आ रही है। उससे एक पल के लिए भी दूर रहना मेरे लिए मुश्किल है। मैं उसके साथ एक परिवार बसाना चाहता हूँ। जब से मेरी मुलाकात मैडी से हुई है, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे मैडी की तरह हो और हम दोनों एक साथ बूढ़े हो जाएं। मैं मैडी से प्यार करता हूँ। आई लव हर। एम्परर कहता है, बस करो, तुम्हारा ये प्यार सच्चा है या सिर्फ धोखा, इसका फ़ैसला वक्त आने पर मैं खुद करूँगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारी बातें सुनकर मैं थक चुका हूँ। गार्ड्स, आर्चड्यूक को ले जाओ। यूलिकेन कहता है, मुझे यकीन है कि आप मेरी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी हर मैजेस्टी से बहुत प्यार करते हैं, योर मैजेस्टी। सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल होता है, योर मैजेस्टी, इसलिए प्लीज़ मुझे और मैडी को एक दूसरे से प्यार करने की इजाज़त दे दीजिए। एम्परर कहता है, मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से। यूलिकेन सोचता है, यकीन नहीं होता मैंने सच में ऐसा कर दिया, लेकिन कम से कम अब इम्पीरियल पैलेस में हमारे बारे में और भी अफवाहें ज़रूर फैलेंगी। अब बस इम्पीरियल बॉल ही बाकी है। और कहता है, मैडी, मैं आ गया, बट वहाँ मैडी नहीं होती। रिली कहती है, मैडी वो तो आफ्टरनून में ही चली गई थी। यूलिकेन कहता है, मैंने उससे कहा था ना, कहीं भी जाने से पहले मुझे ज़रूर बताना। और देखते हैं, मैडी कहती है, 3 दिन हो गए हैं ना, काउंट मोंटेजेंडो के बारे में जो भी पता लगाया है सब बताओ। नॉक्स कहता है, तुमने ये मर्दों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मैडी कहती है, ओह ये आर्चड्यूक को लगता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो ये बहुत अनोइंग होगा अगर उसे पता चला कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जब मैंने उससे बोल दिया कि हमने ब्रेकअप कर लिया, वो लास्ट टाइम पे बहुत अपसेट हो गया था। नॉक्स कहता है, क्या? मैं तुम्हारा क्या? क्या तुमने उसे बताया कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ? मैडी कहती है, नहीं। नॉक्स कहता है, तुमने उसे ये बात क्यों नहीं बताई, पागल औरत। मैडी कहती है, हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है, तो तुम कैसे मेरे छोटे भाई हुए? असिस्टेंट बोल देती, वो ज़्यादा सही लगता। नॉक्स कहता है, तो पहले ही बोल देती ना। मैडी कहती है, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैंने श्योर कर दिया कि अब और अफवाहें नहीं फैलें। नॉक्स कहता है, फिर तुम्हारा कोई सच में बॉयफ्रेंड है? मैडी कहती है, ऑफ कोर्स नॉट। मेरा मतलब, जो लोग अफवाह फैला रहे थे मैंने उन्हें ठिकाने लगा दिया, और वैसे भी आर्चड्यूक को ये सब ना ही पता चले तो बेहतर है। नॉक्स कहता है, उसे क्या नहीं पता चलना चाहिए? तुम्हारी ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड ना होने वाली लव लाइफ। मैडी कहती है, आर्चड्यूक थोड़े से ऑकवर्ड इंसान हैं, इसलिए अगर उसे कुछ पता नहीं होगा तो हमारी एक्टिंग और भी ज़्यादा नेचुरल लगेगी। नॉक्स कहता है, ये कैसा बकवास लॉजिक है? इस तरह तो वो हमेशा हमारे बारे में गलत ही सोचता रहेगा। आई हेट यू सो मच मैडी, तुम बिल्कुल बेकार हो, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। तभी मैडी टेबल में डैगर मार के कहती है, मुझे बताओ जो तुमने काउंट मोंटेजेंडो के बारे में पता किया है। नॉक्स कहता है, जी सर, काउंट मोंटेजेंडो वही रिश्तेदार हैं जिसका आर्चड्यूक रोनेडेंस के साथ सबसे ज़्यादा उठना बैठना रहा है। आर्चड्यूक के पेरेंट्स की डेथ के बाद बाकी सारे रिश्तेदारों ने उससे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, और अगर वो एम्परर के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते थे तो ये बात समझ भी आती है। मैडी कहती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि वो मॉन वॉटेवर सिर्फ तरस खाकर आर्चड्यूक के साथ बना रहा। नॉक्स कहता है, बिल्कुल सही, लेकिन जब मैंने और गहराई से इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि काउंट घोड़ों की बैटिंग में अपनी सारी दौलत उड़ा चुका था, और उसकी वाइफ की हद से ज़्यादा शाही लाइफस्टाइल की वजह से एक वक्त ऐसा आ गया था कि वो लोग लगभग रोड पर आ गए थे।
लेकिन फिर अचानक एक दिन उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम गायब हो गई। लोगों के मुताबिक काउंटेस की मां ने मरने से पहले अपनी सारी दौलत अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दी थी। सबको लगता था काउंट अपनी सास का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन असल में उसका हॉर्स ट्रैक की एक नोबल लेडी के साथ अफेयर चल रहा था और काउंटेस का पर्सनल गार्ड ही उसका सीक्रेट लवर है। मैडी कहती है तो फिर ये तो पक्का है कि काउंट का काउंटेस की फैमिली के साथ कभी अच्छा रिलेशन था ही नहीं। नॉक्स कहता है मैं अभी वही कहने वाला था, तुम्हें इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। मैडी कहती है उसका सीक्रेट लवर रोज़ पफ में उसके बारे में बकबक करता रहता है। वो बेवकूफ़ कार्ड में तो बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन बड़ी बड़ी फेंकने में नंबर 1। मुझे याद है उसने कई बार किसी नोबल वुमेन के साथ अफेयर का जिक्र किया था। तब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर काउंट के सारे कर्ज किसने चुकाए। नॉक्स कहता है हाँ, वही सबसे बड़ी मिस्ट्री है। मैंने जितनी भी इन्वेस्टिगेशन की उस पैसे का सोर्स कहीं से नहीं मिला। मैडी कहती है अगर तुम भी उस सोर्स तक नहीं पहुंच पाए तो इसका मतलब है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से छुपाया गया है और ऐसा सिर्फ कोई बहुत पावरफुल इंसान ही कर सकता है। इस एम्पायर में बहुत कम लोग हैं जो आर्चड्यूक के अंकल का इतना बड़ा कर्ज चुका सकते हैं, तो पक्का उसका कनेक्शन एम्पायर से ही है। लगता है हमें काउंट और काउंटेस दोनों को और ज़्यादा पैसे उड़ाने पर मजबूर करना पड़ेगा। हमें एम्पायर को दिखाना होगा कि उसे अपने उस सपोर्टर से हाथ खींचना ही पड़ेगा। जिस दिन एम्पायर ने उसका हाथ छोड़ दिया उसी दिन उसके पास हमारी शादी रोकने की ताकत भी नहीं बचेगी। मैं चुपचाप काउंटेस के अफेयर की अफवाह फैला दूंगी। नॉक्स कहता है सिर्फ शादी की परमिशन के लिए तुम इतना सब करोगी। लगता है तुम सच में आर्चड्यूक से बहुत प्यार करती हो। मैडी कहती है ऑफ कोर्स मैं आर्चड्यूक से प्यार करती हूँ, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए। उसे एक गोल्ड कॉइन देके कहती है एक असली नोबल की तरह सर से पैर तक तैयार होकर हॉर्स ट्रैक जाना, जितना हो सके उतना पैसा जीतना ताकि काउंट की नज़र तुम पर पड़ जाए। नॉक्स कहता है तुम्हें लगता है वो इस चाल में फंस जाएगा। मैडी कहती है उसका दोस्त बन जाना और उसे सही घोड़ा चुनना सिखाना, उसके बाद उसे कुछ बार जीतने देना, फिर धीरे धीरे उसे और बड़े गेम में खींच लेना। नॉक्स कहता है क्या तुम्हें लगता है ये काम करेगा। मैडी कहती है जब गैम्बलर जीतना शुरू कर देता है तो उसकी बुरी आदत कभी नहीं छूटती जब तक उसके हाथ न काट दिए जाएं। नॉक्स कहता है काफ़ी टाइम हो गया किसी नोबल को स्कैम करे हुए। फिर 2 दिन बाद देखते हैं। शार्लेमेट कहती है और मुझे और कितनी देर वेट करना पड़ेगा, हटो मैं खुद चलकर चली जाऊंगी। और सोचती है वो अपने पार्टनर को बिना ग्रीट करे कैसे जा सकता है। हिज मेजेस्टी के ऑर्डर को इग्नोर करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। और मैंने अपने भाई को चारा बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन वो काम की वजह से लेट हो गया। मेरा भाई और वो औरत दोनों की हिम्मत तो देखो। अगर इम्पीरियल पैलेस के सामने उससे मिल गई तो शायद मैं अब भी उसके साथ बॉल में एंट्री कर सकती हूँ। और कैरिस देख के कहती है आर्चड्यूक रोडेंस क्या। और कैरिस से बाहर आती है मैडी। शार्लेमेट सोचती है ये बदतमीज़ औरत यहाँ क्या कर रही है, और उसके पीछे से यूलिकियन आता है। मैडी कहती है बेव अब मैं क्या करूँ, मेरा तो अभी यहाँ से भाग जाने का मन कर रहा है, वैसे भी ये सब मिलाकर कितने का होगा। यूलिकियन कहता है तो मैं इसी वक्त पूरे एम्पायर में तुम्हारे नाम का वांटेड नोटिस निकलवा दूंगा। मैडी कहती है ओ आप और आपके ये मजाक। यूलिकियन कहता है अगर तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ तो एक बार भाग कर देख लेना। उन्हें देख के शार्लेमेट सोचती है प्रिंसेस की सबसे इम्पोर्टेंट बॉल में जहाँ सारी लाइमलाइट उन पर होनी चाहिए वहाँ इतना फ्लैशी तैयार होकर आई है, कितनी बेवकूफ़ औरत है। जो भी हो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आर्चड्यूक रोडेंस के साथ बॉल में एंट्री करना है। और कहती है योर हाईनेस आप आ गए, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोनों एक साथ ही पहुंच गए, चलें अंदर चलते हैं। यूलिकियन कहता है ओ क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी, मैंने कभी इस बात के लिए हाँ नहीं की थी। आज रात मेरी पार्टनर सिर्फ तुम हो मैडी, चलो अंदर चलते हैं। शार्लेमेट चिल्लाती है योर हाईनेस हिज मेजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि मैं आपके साथ बॉल अटेंड करूं। यूलिकियन कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरी पार्टनर मैडी है, अगर तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो तो हमारे पीछे पीछे आ सकती हो। शार्लेमेट कहती है आप चाहते हैं
कि मैं उस स्लम वाली औरत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। आर्चड्यूक रोडेंस, मेरी बेइज्जती करना हाउस बेटलरोज की बेइज्जती करने के बराबर है, और अगर मैंने रिपोर्ट कर दी कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। यूलिकिन कहता है, हाउस बेटलरोज से हो कह रही हो? मैं एक आर्चड्यूक हूँ और मैं एम्परर का इकलौता नेफ्यू भी हूँ। तो क्या तुम सच में सोचती हो कि एक छोटे से काउंट की बेटी होकर तुम मुझे धमका सकती हो? अगर तुम हिज मेजेस्टी के ऑर्डर को डिसोबे नहीं करना चाहती तो हमें फॉलो करो, मैं सिर्फ इतना ही अलाउ करूँगा। सब लोग उन्हें देखने लगते हैं तो फिर शैलोमेट उनके पीछे जाने लगती है। एक आदमी कहता है, सिर्फ इनविटेशन वाले लोग अंदर जा सकते हैं। यूलिकिन कहता है, तुम कह रहे हो कि मेरी लवर अंदर नहीं जा सकती? मैडी कहती है, कुछ नहीं हो सकता योर हाइनेस, मैं अकेली आपका कैरिज में वेट करूँगी। यूलिकिन कहता है, बट मैडी भाग के जाते हुए कहती है, मुझे उम्मीद है तुम अच्छे से एंजॉय करोगे। शैलोमेट उससे कहती है, यह है स्टेटस की वो दीवार जिसे तुम कभी पार नहीं कर पाओगी। मैडी चिल्ला के कहती है, ये स्टेटस की वो दीवार है जिसे मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगी योर हाइनेस। मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, बट ये स्टेटस की दीवार हमें दूर करे हुए है। लेकिन मैं तो हमेशा यहीं रहूँगी, सिर्फ आपका इंतज़ार करते हुए। चाहे आप मुझे छोड़ भी दें, मैं फिर भी आपका इंतज़ार करूँगी। यूलिकिन कहता है, मैडी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा साथ रहेंगे, और अगर तुम मुझे छोड़कर भी चली गई तो भी मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैडी कहती है, योर हाइनेस, और वो किस करने जाते हैं, लेकिन शैलोमेट उसे पीछे से खींच लेती है और कहती है, आर्चड्यूक रोडेंस, ये हद से ज़्यादा बकवास हो रहा है, चलिए जल्दी अंदर चलते हैं। यूलिकिन कहता है, मैडी यहीं रुकना, मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा, मैं किसी और की तरफ देखूँगा तक नहीं। मैडी और लोग बातें करते हैं कि ये लेडी कौन है जो वहाँ अकेली खड़ी हैं, क्यों ये औरत स्लम से है जो आर्चड्यूक ने प्रपोज किया था, ये कितनी ब्यूटीफुल है। एक गरीब औरत स्लम से एक अकेले आर्चड्यूक से मिली, कितना रोमांटिक है। यूलिकिन ड्रिंक लेके एक विंडो के पास खड़ा हो जाता है। कोई बोलता है वो ना कुछ खा रहे हैं और ना कुछ पी रहे हैं। कोई और कहता है उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं लिया और ना ही एक कुकी की बाइट ली। आर्चड्यूक को क्या हो गया है? वेल, मैंने सुना था वो लेडी जिनके साथ ये आए थे उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया क्योंकि उनके पास इनविटेशन नहीं था। तुम्हारा मतलब वो लेडी जो स्लम से थी? गुडनेस, तो उन्हें फोर्स किया गया था लेडी शैलोमेट के साथ आने के लिए। क्या इनका प्यार इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने हाउस बेटलरोज से मुंह मोड़ लिया? कोई लड़की बोलती है यूलिकिन, तो वो सोचता है ये रेपेडिट रोडेंस जो करंट एम्परर हैं उनकी इकलौती बेटी और मेरी कज़न मिली पैरागन रोडेंस है, और कहता है, प्रिंसेस मिली, हैप्पी बर्थडे। मिली कहती है, थैंक यू। फिर दोनों चुप हो जाते हैं। वो कहती है, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। एम्परर कहता है, सो मिली, क्या तुमने अपनी कज़न से बात की? मिली कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक हैं, वो आज थोड़े डाउन लग रहे हैं। एम्परर कहता है, अच्छा, मुझे पता है तुम अपने कज़न से मिलने के लिए कितनी एक्साइटेड थी इतने टाइम के बाद, तो तुम अपसेट होगी। मैं उसकी तुम्हारे साथ एक सेपरेट मीटिंग करवा दूंगा। एम्प्रेस कहती हैं, हाँ मिली, आज तुम्हारा बर्थडे है तो क्यों ना हम उन लोगों से मिलने चलें जो तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। एम्पर सोचता है, मुझे नहीं लगा था वो इतनी दूर चला जाएगा, क्या वो पहले से सीरियस था? फिर यूलिकिन को देखते हैं जो हंस रहा होता है और सोचता है, डैडी सही थी, एक बार ये ख़त्म हो जाए तो लोग प्रिंसेस के बर्थडे के बारे में बात नहीं करेंगे कि कैसे लेडी शैलोमेट आर्चड्यूक के साथ आई थी और मिली की फर्स्ट बर्थडे पार्टी कैसी थी। वो बात करेंगे तो सिर्फ हमारी लव स्टोरी की, जो कि नोबल्स में आग की तरह फैलेगी। फिर कोई कहता है, योर हाइनेस, वेल, एक जेंटलमैन जिस लेडी के साथ आप आए थे उन्हें छोड़ नहीं रहा है। यूलिकिन भागते हुए जाता है और सोचता है, मैडी, मुझे उसे जल्दी ढूंढना होगा वरना वो आदमी मर जाएगा। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।